नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्बरवाल है और मैं आज आपको बताऊंगा 10 बेस्ट टेस्ट जो आपको हर साल कराने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार क्लिनिक में पेशेंट आते हैं अपनी रिपोर्ट्स के साथ, एक दो टेस्ट मिसिंग होते हैं जो कि क्रूशल टेस्ट है। फुल बॉडी हेल्थ चेकअप में क्या होता है, 50-60 टेस्ट होते हैं, बट जो क्रूशल टेस्ट हैं वो कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस एज में कराना है। ये 25+ एज ग्रुप के लोगों के लिए, तो मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि हेल्थ चेकअप्स का ये सिस्टम कहाँ से आया। आपने देखा होगा पोस्ट कोविड बहुत लोग अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करा रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है और इसी पे लैब्स ने कैपिटलाइज किया है। ये हमने फर्स्ट पोस्ट से लिया है जो बोलते हैं कि व्हाई मोस्ट हेल्थ चेकअप्स आर अ स्कैम मेंट टू कन्वर्ट हेल्दी पीपल इनटू पेशेंट्स, कि कुछ ना कुछ निकल ही जाए। और टेस्ट भी ऐसे ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ निकलेगा, जबकि उन टेस्ट की जरूरत ही नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस बोलता है नो मेडिकल टेस्ट विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, हेल्थ मिनिस्ट्री टू प्रिस्क्राइब। ये अब तक रूल आया नहीं है। एक्चुअली अगर आप गाइडलाइंस देखो तो लैब को नहीं करना चाहिए टेस्ट बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बट पेशेंट्स की फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ। आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर आप टेस्ट किट करवाते हैं, फिर वापस अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो पेशेंट्स खुद ही टेस्ट करा लेते हैं फुल बॉडी हेल्थ चेकअप। कुछ गलत नहीं है इसमें, बट सही टेस्ट कराना जरूरी है। 5,000 करोड़ के टेस्ट होते हैं हर साल इंडिया में, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस है ये। तो चलिए देखते हैं पहले कुछ टेस्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में आपको लगता होगा कि चलो 5,000 करोड़ के टेस्ट हैं, बट फिर भी सिर्फ 25% पॉपुलेशन हर साल टेस्ट करा रही है, 75% अभी भी नहीं करा रही। ये एक स्टडी थी जिन्होंने 21 कंट्रीज को देखा और एक सर्वे ने देखा कि 60% से ज्यादा लोग ने कभी टेस्ट कराया ही नहीं है। तो हमें पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली जो हमारी हेल्थ है पूरे कंट्री की कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। जो लोग टेस्ट कराते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, हॉस्पिटल जाना प्रेफर नहीं करते, डायग्नोस्टिक लैब्स में जाके टेस्ट करा लेते हैं, ये फुल बॉडी हेल्थ चेकअप्स वाले। और इधर ही ये सारी लैब्स आपको फैंसी टेस्ट बेच के आपसे पैसे लेती हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगी कि कौन से क्रूशल टेस्ट हैं जो 25 साल की उम्र के बाद कराने चाहिए। पहले बात करते हैं यूरिन डिपस्टिक। ये एक बहुत सस्ता टेस्ट है जो सबको कराना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 25। ये होता कैसे है, बहुत ही सिंपल है। यूरिन का एक छोटा सा सैंपल होता है पॉट में, वो इस स्ट्रिप को देखते हैं और अंदर डिप करते हैं देखने के लिए कि कोई ब्लड या प्रोटीन तो नहीं है। अब हमने इस चैनल पे बहुत बात करी है ब्लड और प्रोटीन के बारे में। एज अ किडनी स्पेशलिस्ट, प्रोटीन यूरिया या प्रोटीन लीक यूरिन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप चेकआउट भी कर सकते हैं दूसरी वीडियोस। तो क्या बताता है प्रोटीन? डायबिटीज़ तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, किडनी में कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर ब्लड है तो किडनी के अंदर कुछ चल तो नहीं रहा, आईजीए नेफ्रोपैथी जैसे, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बात करी हुई है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट समझ लो जो आपको बताएगा कि आपके किडनी में बेसिकली क्या चल रहा है। हो सकता है एब्सोल्युटली नॉर्मल हो, बट इसमें हर्ज क्या कराने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ों के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर हमने बात की किडनी में कुछ चल तो नहीं रहा, दूसरी हमने बात करी आईजीए के बारे में, और फिर हमने डायबिटीज़ के बारे में बात की। यूरिन से काफ़ी कुछ पता चल सकता है। कॉस्ट की बात करें, 300 रुपये का टेस्ट है। 300 रुपये का टेस्ट है, आप करा सकते हैं, साल में एक बार करा लो, नॉर्मल है तो 2 साल में एक बार करा लो, कराओ तो सही। ब्लड टेस्ट कराए जा रहे हो, यूरिन को आप इग्नोर कर रहे हो। ये हो गया पहला टेस्ट। दूसरे टेस्ट पे जाते हैं, ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड टेस्ट भी करा रहे हो ना तो ब्लड प्रेशर भी कराना है। ब्लड प्रेशर इतना अनडायग्नोस्ड है इंडिया में, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें प्रेवलेंस और हाइपरटेंशन इन 30 to 79, इंडिया 30 to 40% में आता है, और वो भी हमारा डेटा इतना एक्यूरेट नहीं है। ब्लड प्रेशर एक बहुत सिंपल टूल है, आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। कई फार्मेसी में ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है, कई बार किसी आप मॉल में जाओ, वहाँ पर भी ब्लड प्रेशर मशीन होती है, वहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करा लो। पर साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ। हॉस्पिटल में कराओगे थोड़ा बढ़ावा आ सकता है, इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, बट अगर आप बाहर कराओगे या घर पे अगर मशीन है तो बेस्ट है घर पे ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। कैसे चेक करना है? आपको बैठना है आराम से चेयर पे, या दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हो। 5 मिनट तक बैठिए, सांस लीजिए आराम से, ये नहीं कि भाग के आ रहे हैं और सीधा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। अपना हाथ आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, कफ लगाइए। ऑटोमेटिक मशीन अच्छी है, मैनुअल की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक भी बहुत एक्यूरेट होती है। ऑटोमेटिक मशीन लीजिए और अपना आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। मैं नीचे एक पीडीएफ डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं, एक ब्लड प्रेशर डायरी है। अगर आप चाहे तो उसको प्लॉट भी कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना हमेशा, स्पेशली अगर दवाई ले रहे हो। तो तीसरी टेस्ट के बारे में बात करते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बहुत क्रूशल है और इसमें कुछ चीज़ें करानी बहुत ज़रूरी है। क्या कराना ज़रूरी है? कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड देखते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये चारों तो कराने ही कराने। ठीक है, अगर हम लेवल्स की बात करें तो एलडीएल
160 और हायर बढ़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन 130 159 है। गुड क्या है, लेस देन 100। और लो हर सिचुएशन में डिपेंड करता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल की भी वैल्यू देख लेते हैं, 240 और हायर ज्यादा बढ़ा हुआ है। एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो अगर 40 से ज्यादा है तो इसको गुड माना जाता है। बाकी ट्राइग्लिसराइड 200 और हायर इज वेरी हाई, 150 199 बॉर्डर लाइन है। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ना बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, और ऑनलाइन लोगों ने इसको और कंफ्यूजिंग बना दिया है। क्योंकि आसान चीज़ें बात करना, बड़े बड़े फैंसी टर्म्स यूज़ करके आप इसको लोगों को डरा सकते हो, या फिर एक फेयर क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिक फंडा क्या लिपिड प्रोफाइल का, क्या मतलब है लिपिड प्रोफाइल का, ये हमने लिया यूरोपियन कार्डियोलॉजी रिव्यू से। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब एलडीएल एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब हार्ट अटैक का रिस्क, बोलता है लोअर इज बेटर। एलडीएल की सारी गेम है, अगर आपका एलडीएल कंट्रोल में है और लो है तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क आपका कम हो जाता है। उसके बारे में मैं बात करूंगा। एएचए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, बोलता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस। ये भी आपने सुना होगा रील्स में, एथेरोस्क्लेरोसिस, बड़े बड़े नाम। बेसिकली क्या मतलब है इसका कि जो हार्ट की आर्टरीज है वो नैरो हो गई हैं, कोलेस्ट्रॉल प्लाक बन गया है, और एलडीएल से बनता है वो। तो क्या सीखा इससे, लो एलडीएल इज बेटर। ठीक है, कितना लो होना चाहिए वो भी बात करेंगे। हर पेशेंट अलग होता है। देखो दोस्तों, हर पेशेंट अलग होता है। अगर आपका रिलेटिव स्टैटिन ले रहा है या दवाई ले रहा है, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, है ना। तो कैसे पता चलता है आपको जरूरत है या नहीं। हम हर चीज़ का लाइफ में रिस्क देख के डिसाइड करते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिमिलरली जब एलडीएल की बात होती है, हम रिस्क देखते हैं आपका कि क्या रिस्क है हार्ट डिजीज का। इसको कैसे देखते हैं, पहले हम बात करते हैं वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में। ठीक है, क्लिनिकल डेटा क्या बोलता है, अगर आपको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है और अगर आपको लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से आपको किडनी में प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रोक हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, आपका किडनी फंक्शन 30 से कम है, आपकी फैमिली में लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और अगर आपका क्यू रिस्क स्कोर 10% से ज़्यादा है, तो आपका एलडीएल टारगेट 55 से कम होना चाहिए। 55 बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब कि हार्ट अटैक अभी हुआ नहीं है, उसका रिस्क कम करने के लिए हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो स्टैटिन शुरू कर दो। सेकेंडरी मतलब हार्ट अटैक हो चुका है, अब स्टैटिन खानी जरूरी है। और लेस देन 40 इन सिलेक्टेड पेशेंट जिनको बार बार हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो दोस्तों, ये आपका टारगेट है, आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, ये हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क आता है। लो रिस्क देखते हैं पहले। अगर आपका लो रिस्क जो स्कोर है, क्यू रिस्क स्कोर लेस देन 1% है, तो आपको एक्चुअली आपका एलडीएल टारगेट 116 से कम होना चाहिए। तो काफ़ी हाई है, फर्क देखा है। इधर आपका एलडीएल टारगेट 55 है, वहाँ पे 116 है। ठीक है, हाई रिस्क की बात करें, अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 से ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ मोर देन 10 ईयर्स, तो आपका एलडीएल 70 से कम होना चाहिए। अब मेजॉरिटी पेशेंट ना मॉडरेट रिस्क में आते हैं। इधर क्या बोलते हैं, यंग पेशेंट, टाइप 1 डायबिटीज़ है 35 ईयर्स से कम में, या टाइप 2 डायबिटीज़ है 50 साल से कम में, डायबिटीज़ की ड्यूरेशन 10 साल से कम है, और स्कोर, क्यू रिस्क स्कोर, ये कैलकुलेट किया जा सकता है बड़ी आराम से। आप भी जाके ऑनलाइन जाइए, क्यू रिस्क मैं डाल दूंगा यहाँ पर स्क्रीन पे, क्यू रिस्क स्कोर अपना जाके कैलकुलेट कर लो। कुछ चीज़ें मांगेंगे वो आराम से आप लिख सकते हो। तो आपका एलडीएल 100 से कम होना चाहिए। तो क्या समझे एलडीएल के बारे में, हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट का रिस्क अलग होता है। आपका रिस्क अलग है आपके रिलेटिव से या आपके दोस्त से, आप ही अपना रिस्क बता सकते हो ये सब चीज़ें देख के। अब बात करते हैं इसको कम कैसे करना है। डाइट है, लाइफस्टाइल है और दवाई है। ठीक है, अब सबसे कॉमन चीज़ क्या है, डॉक्टर के पास जाएंगे दवाई ठोक देगा, है ना, यही लगता है लोगों को। देखिए, हम ये देखते हैं रिस्क। अगर आपका रिस्क वेरी हाई रिस्क है ना, तो मैं रेकमेंड करूँगा दवाई लो। क्यों ना लो यार, आपका रिस्क इतना ज़्यादा है, क्यों हार्ट डिजीज़ का पेशेंट बनना है। अगर लो रिस्क है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप लाइफस्टाइल और डाइट करो। मॉडरेट रिस्क है तो भी हम रेकमेंड करेंगे लाइफस्टाइल और डाइट करो। हाई रिस्क है, अगेन चॉइस आपकी है, दवाई इज़ बेटर। तो दोस्तों, एक्सरसाइज और डाइट से एलडीएल 10 से 15% कम होता है। ठीक है, स्टैटिन से 50% से ज़्यादा कम हो सकता है। और ये दवाई 50 साल पुरानी है, बहुत 50 साल पुरानी दवाई है, अच्छी खासी रिसर्च हो चुकी है। साइड इफेक्ट्स हैं, मैं मानता हूँ, ये नहीं है कि बिना साइड इफेक्ट्स के, बट काम करती है, आपका रिस्क ऑफ स्ट्रोक कम करती है, हार्ट डिजीज कम करती है। तो इससे घबराओ मत। आगे बढ़ते हैं, बीएमआई एंड बीआरआई। बीएमआई आपने सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स। ये बीआरआई क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले हम बीएमआई के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत आसान है निकालना।
आप ऑनलाइन जाए, लिखो अपना BMI और अपना वेट डालिए, हाइट डालिए, आपका BMI निकल जाएगा। ठीक है, अब BMI को कैटेगराइज कैसे करते हैं? 18 से कम है अंडर वेट, 18 to 25 नॉर्मल, 25-29 ओवर वेट, 30-34 ओबीस। आप अपना BMI निकालिए। मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी लोग इस येलो और ऑरेंज और रेड कैटेगरी में इंडिया में। फिर BRI क्या चीज़ है? बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। हार्वर्ड कहता है बॉडी राउंडनेस इंडेक्स में बीट बॉडी मास इंडेक्स फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्की फैट। BMI ना आपका हाइट और वेट ले लेता है बट आपका पेट भूल जाता है। BRI में आप अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस डालते हो, तो जो यहाँ पर फैट है, हमें पता है इस फैट से फैटी लिवर होता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो BRI आपको इसका रिस्क बताता है। तो ये अच्छा टूल है एक्चुअली। कैसे करना है, मैंने यहाँ पे एक फोटो ली हुई है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस चाहिए और हाइट चाहिए, ये दोनों डालो और आपका BRI निकल जाएगा। ये वैल्यूज है। लो रिस्क अगर 3.4 से कम है, हेल्दी एवरेज अपना 3 to 5 है, और मॉडरेट 4.5 to 6.9, हाई रिस्क आपका 6.9 एंड अबव। ये सब कुछ स्क्रीन पे आप फोटो ले लो। ठीक है, तो BRI ये चीज हो गई। BMI BRI दोनों कराना चाहिए, ये नहीं कि BRI करा लिया BMI नहीं कराया। अगर BMI इधर आ रहा है ओवर वेट में और BRI आपका नॉर्मल वेट आ रहा है तो ठीक है ना, फिर हो सकता है आपका मसल मास ज्यादा हो। तो ये देखने वाली चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जो सबको कराने चाहिए। इसमें कुछ 7-8 टेस्ट आते हैं जो सबको कराने चाहिए। पहला आता है फुल ब्लड काउंट या CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम देखते हैं आपका व्हाइट सेल काउंट, हीमोग्लोबिन, MCV बताता है कि कितना अच्छा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, बाकी कई चीजें आती हैं इसमें, बेसिकली हीमोग्लोबिन मेन चीज है, और व्हाइट सेल काउंट देखने के लिए कम या ज्यादा तो नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम इसको अनीमिया बोलते हैं, थकावट हो सकती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, मूड लो हो जाता है, उदासी लगती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हाई है वो भी ठीक नहीं है। अगर लोगों का बहुत ज़्यादा हाई होता है हीमोग्लोबिन, नॉर्मल रेंज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो मतलब स्मोकर्स में ज़्यादा हो सकता है, और कुछ कंडीशन है जो इसको ज़्यादा करती हैं। ठीक है, फिर आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। एज अ किडनी स्पेशलिस्ट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सीरम क्रिएटिनिन। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन आपका 0.7 to 1.4 तक होना चाहिए मिलीग्राम्स पर DL। अब क्रिएटिनिन कभी कभी बढ़ भी जाता है अगर मसल मास ज़्यादा हो, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो। इसका ये मतलब नहीं है कि किडनी प्रॉब्लम है। इसलिए पहला टेस्ट याद है, यूरिन डिप्स्टिक, वो कराना बहुत ज़रूरी है किडनी के लिए। सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन डिप्स्टिक काफ़ी है एज अ स्क्रीनिंग टूल। अगर और कोई टेस्ट कराने होंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा। ठीक है, बाकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देख के भी लोग बड़ा घबरा जाते हैं। ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप ज़्यादा पानी पियो तो ये कम आ सकता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, प्रोटीन ज़्यादा लेते हो, रेड मीट ज़्यादा खाते हो तो यूरिया थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है। अगर 20 या 22, 23 है तो ठीक है यार, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये 40-50 है तो आदमी सोचता है कि ये क्यों हो रहा है। थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थायराइड टेस्ट पे। थायराइड में क्या आता है, लोग सिर्फ TSH करा लेते हैं, और ये आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि आप एंटीबॉडीज कराओ थायराइड की। अरे कोई जरूरत नहीं है यार, आप पहले TSH के साथ T3 T4 तो कराओ, ये तो पता चले कि नॉर्मल है या नहीं थायराइड। अगर थायराइड नॉर्मल है तो एंटीबॉडी कराने का क्या मतलब। अगर अब नॉर्मल है तो फिर बोलेगा ना डॉक्टर एंटीबॉडी कराने को। ये हम थोड़ा बेसिक समझ सकते हैं कि TSH, T4 और T3 तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें आपको बताने के लिए कि थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं। थायराइड की प्रॉब्लम भी दो टाइप की होती है, लो थायराइड और हाई थायराइड, और ये तीनों चीज़ों को देखते हैं हम। ठीक है, अगला टेस्ट आ गया HbA1c। HbA1c हमें लगता है पूरी इंडिया में सबको पता है क्या होता है। 3 मंथली टेस्ट है डायबिटीज़ का, जो आपको बताता है कि आप नॉर्मल हो, प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। 5.7 to 6.5 प्री डायबिटीज़ है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन इसी रेंज में आते हैं। एम क्या होना चाहिए, 5.5 से कम होना चाहिए आपका HbA1c, और ये हो सकता है डाइट और एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो ये टेस्ट साल में एक बार कराना है अगर आप 25 से ऊपर हो। अब बात करते हैं कुछ विटामिन के बारे में। आजकल विटामिन बहुत चल रहे हैं। ठीक, 4 विटामिन मैं आपको बोलूंगा टेस्ट कराने के लिए, ठीक है, जिनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। पहला है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की हेल्दी रेंज क्या है, अगर आप 20 नैनोग्राम्स पर ml, अगर 20 नैनोग्राम्स पर ml से कम हो तो डेफिशिएंट है, 20-30 इनसफिशिएंट है, मतलब और चाहिए, 30 to 100 हेल्दी है, 60-70 नैनोग्राम्स पर ml अच्छा डोज है, अच्छा लेवल है, और उसी लेवल पे आपको होना चाहिए। 100 से ऊपर थोड़ा रिस्की है। अब आगे बात करते हैं B12 के बारे में। विटामिन डी कैसे लेना है, मैंने एक सप्लीमेंट वीडियो में बात करी है, आप वो भी देख सकते हैं। एक्टिव B12 स्टेटस के बारे में बात करते हैं। इंडिया में बहुत लोग B12 डेफिशिएंट है, ठीक है, तो B12 आपका विमेन में एवरेज 114 होना चाहिए, मेन में 111, 37.5 to 188 नॉर्मल है, पिकोमोल्स पर लीटर। यूनिट बहुत ध्यान से समझना, हर लैब का यूनिट अलग होता है।
अगला फेरेटिन लेवल। फेरेटिन क्या चीज़ है भाई? फेरेटिन और आयरन इकट्ठे जाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो फेरेटिन लेवल चेक करा लो। अगर फेरेटिन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आपको आयरन टैबलेट्स की दे सकते हैं, आयरन का सप्लीमेंट होता है, या फिर आयरन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ऑप्टिमल लेवल आपका होना चाहिए 75 टू 125, 130 140 तक भी ठीक है। फेरेटिन बढ़ा कब हो सकता है? अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो फेरेटिन बढ़ सकता है। अब फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड भी डाइट से रिलेटेड है, तो फॉलिक एसिड का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट हो तो फॉलिक एसिड तो कराना ही कराना है, ठीक है, क्योंकि फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट लेने होते हैं। क्या लेवल होना चाहिए? 2.7 टू 17 नॉर्मल रेंज है। 10-12 अगर हो Ng/ml तो ठीक है, नॉर्मल है। अब बात करते हैं ईसीजी के बारे में। दोस्तों, इससे मैं अगर आगे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ। ये प्रेजेंटेशन बनाने में, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कोई भी आपको इतनी डिटेल में नहीं बता रहा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पहले एम था कि मेरे को और सब्सक्राइबर्स चाहिए और व्यूज़ चाहिए। अब मेरा एम बदल गया है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू देनी है। अगर मेरे पास अभी 85,000 सब्सक्राइबर्स है ना, मैं उनमें से अगर 500 लोगों को भी रियल वैल्यू दे सकता हूँ ना, कि वो कुछ सीख के जा रहे हैं आज जो उनको पहले नहीं पता था, तो वही मेरा एम है और उसी से मुझे खुशी मिल रही है। हम बहुत लो IQ, लो क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, बट अब टाइम आ गया है हाई क्वालिटी, हाई IQ कंटेंट बनाने का, चाहे व्यूज़ कम आए, ठीक है। अगला बात करते हैं ECG के बारे में। ECG भी आपको 25 साल की उम्र के बाद एक बार कराना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? यूरोपियन जर्नल ऑफ कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन बोलता है कि सडन कार्डियक डेथ एंड अरिथमिया अवेयरनेस इन इंडिया के बारे में पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, रिस्क परसेप्शन और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बोलते हैं यार वो जिम गया निकल गया, ऐसे बोलते लोग। जिम गया, ट्रेडमिल पे चल रहा था और निकल गया वो। अरे क्या हुआ? सडन कार्डियक डेथ हुई है ना, और हार्ट अटैक नहीं है वो अरिथमिया है। मतलब कि हार्ट अगर नॉर्मली ऐसे बीट कर रहा है तो वो ऐसे ऐसे हो गया और उसको ब्लड फ्लो नहीं मिला बॉडी में, ब्रेन में, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गया, उसका हार्ट काम करना बंद हो गया। तो ये आपको ECG पे पता चल सकता है। अगर कोई जेनेटिक कंडीशन है, अगर फैमिली में फॉर एग्जांपल कोई बड़ा भाई है जिसकी डेथ जल्दी हो गई और आपको डर लग रहा है कि इसको क्या हो गया, इतनी जल्दी हार्ट अटैक क्यों आ गया, ECG में हो सकता है कुछ निकले, फिर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये समझना ज़रूरी है। ECG के कॉस्ट की बात करते हैं। यार 200 रुपये का टेस्ट है ECG, ठीक है। 200 रुपये का टेस्ट नहीं कराओगे आप होमोसिस्टिंग करा रहे हो, हाई सेंसिटिविटी CRP करा रहे हो, 500 रुपये, 1000 रुपये के टेस्ट। या 200 रुपये का ECG तो करा लो, सिंपल सा टेस्ट है, कोई ब्लड नहीं लेना, 12 स्टिकर लगते हैं और आपका ECG हो जाता है। तो ये जरूर कराना चाहिए आपको ECG। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ, अब 2 और टेस्ट के बारे में बात करूंगा मैं, जो तभी कराने चाहिए अगर कुछ अबनॉर्मैलिटी पहले वाले टेस्टों में निकली है। अगर आपके लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, आप डायबिटिक हो, या आपका BRI हाई रिस्क कैटेगरी में आता है या मॉडरेट रिस्क में आता है, तो एक अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ठीक है। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। पेट में रखते हैं, प्रोब रखते हैं, जेली लगाते हैं, लिवर को देखते हैं और किडनी को देखते हैं। क्यों कराना चाहिए? देखो, फैटी लिवर इंडिया में बहुत कॉमन है और अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि फैटी लिवर है ही नहीं। अगर ग्रेड 1 फैटी लिवर आता है ना अल्ट्रासाउंड में, तो आदमी एक बार सोचता है यार मुझे अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है, अपना डाइट बदलना है, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है ताकि ये रिवर्स हो जाए। और स्टेज 1 फैटी लिवर रिवर्सिबल है। तो फैटी लिवर अगर पता चल जाए अल्ट्रासाउंड में तो इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। दूसरा, किडनी की बात करते हैं। अगर किडनी बहुत टाइम से खराब है तो किडनी का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। और अगर जेनेटिक है, मतलब फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम है, तो पॉलीसिस्टिक किडनी हो सकती है, जिसमें किडनी बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि मल्टीपल सिस्ट आ जाते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। कई लोगों ने बोला पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में, मैं बनाऊंगा वीडियो। बड़ा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए इन सिचुएशन। अब सबसे मेन टेस्ट आता है CT स्कोर, कैल्शियम स्कोर। बहुत चल रहा है आजकल। लोग सुबह उठते हैं, बोलते हैं यार डॉक्टर साहब मैं यार कैल्शियम स्कोर कराने जा रहा हूँ अपना। यार रुको यार, एक बार देख तो लो आपको जरूरत भी है स्कोर की या नहीं। और एक और मिसकंसेप्शन क्या लोगों के दिमाग में, कि अगर मैंने CT स्कोर करा लिया, कैल्शियम स्कोर करा लिया, तो मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं है। जो स्टडी थी मैं आपको बताऊंगा कि फंडा क्या है इसके पीछे, किसको कराना चाहिए कैल्शियम स्कोर, और ये कैल्शियम स्कोर इतना पॉपुलर हुआ क्यों। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बोलते हैं सेलेब डेथ्स ट्रिगर सर्ज इन कार्डियक CT स्कैन्स अमंग यंग अडल्ट्स इन सिटी। न्यूज आई किसी बड़े आदमी की डेथ हो गई, सडन कार्डियक डेथ हुई, सबने, एक डॉक्टर ने बोल दिया कैल्शियम स्कोर करा लो, सब भाग गए कैल्शियम स्कोर कराने के लिए। न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन बोलता है कि तभी कराना चाहिए कैल्शियम स्कोर जब अडल्ट्स विद स्टेबल चेस्ट पेन एंड नो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है, और आपको रिस्क है
हार्ट डिजीज का, आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज हुई है, आपका LDL 150 से ऊपर है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आपको चेस्ट पेन हो रही है, चलते चलते सांस फूल रहा है, डायबिटिक हो, कराओ यार, 100% तब कराओ। एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क फॉर CAD ड्यू टू स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर की थोड़ी बात कर लेते हैं। डायबिटीज होगी, हमने बात की, HIV, करंट और फॉर्मर स्मोकर, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या है कि 60 से पहले आपके फादर को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुई या हार्ट अटैक आया, वो प्रीमेच्योर कार्डियक प्रॉब्लम होती है। या कोई भाई था जिसकी सडन कार्डियक डेथ हो गई, तब आपको CTCA सोचना चाहिए कराने के लिए। अब दोस्तों स्टडी की बात करते हैं। CTCA ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो हार्ट की आर्टरीज है उसको खोल देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो स्टडी थी CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की, 5 ईयर रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, CTCA कराने के बाद 5 सालों में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, उसमें क्या देखा गया? उसमें देखा गया कि जब CTCA हुआ, लोगों को अपना स्कोर पता चला। जब ये स्कोर पता चला, लोग अपने आप को कैटेगराइज कर पाए, या मेरा रिस्क लो है, मीडियम है या बहुत हाई है। और जो मीडियम और हाई रिस्क वाले थे ना, उनके दिमाग में एक बल्ब की तरह चला कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल और डाइट बदलनी है। मेरे को अगर डॉक्टर दवाई बोल रहा है, मुझे दवाई खानी है ताकि मेरा रिस्क कम हो। फिर उन्होंने रिपीट स्कोर कराया, वो कम हो गया। तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज कम होता है क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप ज्यादा अपने हार्ट के बारे में सोचते हो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हो, आपके चांसेस ऑफ टेकिंग मेडिसिन, जैसे कि स्टैटिन हो गई जो कोलेस्ट्रॉल कम करती है, वो ज्यादा है कि यार अब तो लेना ही पड़ेगा, मेरा स्कोर इतना ज्यादा है। तो ये स्टडी थी, तो इसलिए CTCA कराना चाहिए अगर आप हाई रिस्क में हो, आपको चेस्ट पेन हो, और CTCA के बाद ये लाइफस्टाइल चेंजेस और दवाई के साथ आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज कम होता है। ठीक है दोस्तों, एक समरी करते हैं। CBC किडनी फंक्शन टेस्ट, विटामिन D, फेरेटिन, B12, फॉलेट हमने बात करी है। थायराइड फंक्शन टेस्ट में TSH, T3, T4, यूरिन डिपस्टिक, ब्लड और प्रोटीन देखने के लिए, बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी राउंडनेस इंडेक्स ये देखने के लिए, पेट में कोई फैट तो नहीं, विसरल फैट तो नहीं है। ब्लड प्रेशर सबको कराना चाहिए, HbA1c हमेशा। ECG अगर सडन कार्डियक डेथ हुई है या किसी को फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है। लिपिड प्रोफाइल की हमने बात कर ली है, और ये 2 टेस्ट अल्ट्रासाउंड और CTCA। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज नीचे कमेंट करिए। अगर आपने कोई टेस्ट कराया है इनमें से, स्पेसिफिकली अगर आपने CTCA कराया फिर चेंजेस करिए और रिपीट स्कैन कराया जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हुआ, बताइए नीचे। अगर आपने इनमें से कोई टेस्ट कराए हैं या मिस भी करे तो नीचे कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे 10 लोग आपसे कुछ सीखेंगे और वो 10 और लोगों को शेयर करेंगे। ऐसी एक चेन रिएक्शन बनती है लोगों को हेल्प करने के लिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।